स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का एसकेज नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आज से हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का एक नया सिस्टम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कहें या सर्कुलेटरी सिस्टम कहें, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का एक इम्पोर्टेंट सिस्टम है और इस सिस्टम से रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर देखे जाते हैं। तो आज से हमारा जो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की क्लासेज चल रही है उसमें नया चैप्टर स्टार्ट होगा, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। इस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को हम कम्प्लीटली स्टडी करने वाले हैं 3 स्टेप्स में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी जनरल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। उसके बाद हम पढ़ेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है उनके बारे में, कौन कौन से डायग्नोस्टिक प्रोसीजर होते हैं, क्या उनके प्रोसेस होते हैं और उन प्रोसीजर के दौरान क्या इम्पोर्टेंट नर्सेस रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, उनके बारे में स्टडी करेंगे। देन इसके बाद हम स्टडी करेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की मेडिकल सर्जिकल के बारे में, यानी इसके जितने भी डिसऑर्डर है उनके बारे में, उनके मैनेजमेंट के बारे में। देन इसके साथ ही हम स्टडी करेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड जो भी फार्मेकोलॉजी है, जो ड्रग्स कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर को ट्रीट करने के काम में आती है, उन सब को भी इसी चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। तो इस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का कंप्लीट एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, डिजीज़ और फार्मेकोलॉजी हम स्टडी करने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं जनरल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। सबसे पहले हम बात करें कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता क्या है। तो इसके नाम को देखा जाए तो कार्डियो एंड वास्कुलर, यानी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम दो चीज़ों से मिलकर बना है, कार्डियो एंड वास्कुलर। कार्डियो मीन्स हार्ट एंड वास्कुलर मीन्स ब्लड वेसल्स, यानी हमारी बॉडी का एक सिस्टम जो हार्ट और ब्लड वेसल्स से मिलकर बना है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है। जो क्या करता है, हार्ट तो ब्लड को पंप करने का काम करता है, एक पंपिंग मशीन की तरह काम करता है, एंड ब्लड वेसल्स उस ब्लड को पूरी बॉडी को सप्लाई करने का, एंड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको हार्ट में वापस लाने का काम करती है। तो जो हार्ट और ब्लड वेसल्स से मिलके बना हुआ सिस्टम है उसको कहते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड वेसल्स की। ब्लड वेसल्स आर द पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड वेसल्स सर्कुलेटरी सिस्टम का एक पार्ट है थ्रू विच हार्ट सप्लाई ब्लड टू होल बॉडी, यानी ब्लड वेसल्स के द्वारा हार्ट पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करने का कार्य करता है। देन इन ब्लड वेसल्स के दो टाइप होते हैं, एक होती है आर्टरीज और दूसरी होती है वेन्स। इन दोनों के बारे में हम फर्दर डिटेल से स्टडी करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम आर्टरीज की। आर्टरीज मीन्स ब्लड वेसल्स दैट ट्रांसपोर्ट ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, यानी ऐसी ब्लड वेसल्स जो हार्ट से ब्लड को ले जाने का काम करती है, अवे ब्लड फ्रॉम द हार्ट, वो कहलाती है आर्टरीज। और इम्पोर्टेंट एक चीज़ है कि एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, बाकी जितनी भी आर्टरी है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने का काम करती है। यानी एग्जैक्ट डेफिनेशन ये होती है कि जो हार्ट से ब्लड को लेके जाती है उन ब्लड वेसल्स को आर्टरीज कहते हैं, और पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ के बाकी जितनी भी आर्टरीज होती है उन आर्टरी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। देन जब हम इन आर्टरी के स्ट्रक्चर को देखें, जैसा आप इस इमेज के अंदर देख रहे हो, तो इनके आर्टरी या के स्ट्रक्चर को देखा जाए तो इसके अंदर 3 लेयर्स प्रेजेंट होती है। जो सबसे पहले बाहर की जो आउटर लेयर होती है उसको कहा जाता है ट्यूनिका एडवेंशिया, ट्यूनिका एडवेंशिया, और ये बनी हुई रहती है फाइब्रस टिश्यू की। देन जो मिडल लेयर होती है ब्लड वेसल्स की या आर्टरी की, उसको कहा जाता है ट्यूनिका मीडिया, और ये ट्यूनिका मीडिया जो होती है वो बनी हुई होती है स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक टिश्यू की। इलास्टिक टिश्यू की बनी होने के कारण इसके अंदर इलास्टिसिटी की क्वालिटी पाई जाती है, यानी कि आर्टरीज अपने डायमीटर को रेगुलेट कर सकती है, अपने डायमीटर को बढ़ा सकती है, यानी वैसो डायलेटेशन हो सकता है, और डायमीटर को कम कर सकती है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। और ये जो इलास्टिक टिश्यू इस मिडल लेयर के अंदर पाए जाते हैं, इसका इम्पोर्टेंट रोल होता है ब्लड वेसल्स के डायमीटर को रेगुलेट करने में या ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है और उसको घटाना है
तो ये क्या करेगी, इलास्टिसिटी के कारण ब्लड वेसल्स का डायमीटर बढ़ जाएगा, वैसो डायलेटेशन हो जाएगा और ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। उसी तरह मान लो ब्लड प्रेशर घटा हुआ है और उसको बढ़ाना है, तो इसके अंदर क्या होगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, और वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन के कारण जो घटा हुआ ब्लड प्रेशर है वो बढ़ेगा और नॉर्मल हो जाएगा। इसके बाद जो वो आर्टरी की सबसे इनर लेयर होती है वो होती है ट्यूनिका इंटीमा। ये बनी हुई होती है स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू की। जो एपिथेलियल टिश्यू है उसका एक टाइप होता है स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, उसकी इनर लेयर बनी हुई होती है। देन जो आर्टरी की स्मॉलेस्ट ब्रांचेज होती है उनको कहा जाता है आर्टेरियोल्स। जो आर्टरी की स्मॉल ब्रांच होती है उनको कहा जाता है आर्टेरियोल्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेन्स की। वेन्स आर ब्लड वेसल्स दैट रिटर्न ब्लड टू द हार्ट, यानी जो बॉडी से ब्लड को हार्ट के अंदर लेकर आती है। आर्टरी क्या करती है, हार्ट से ब्लड को बॉडी तक लेके जाती है, और वेन क्या करती है, बॉडी से वापस ब्लड हार्ट के अंदर लेके आती है, उनको कहा जाता है ब्लड वेसल्स। और यहाँ पर भी जितनी भी ब्लड वेसल्स है उनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। जितनी भी वेन्स होती है उनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। जैसे कि हमने कहा कि जितनी भी आर्टरी होती है उनके अंदर ऑक्सीजनेटेड होता है, सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड होता है। उसी तरह जितनी भी वेन्स होती है उनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन पल्मोनरी वेन के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लेकिन जितनी भी वेन्स होती है वो हार्ट के अंदर ब्लड को लेके आने का काम करती है। और जिस तरह से आर्टरी के अंदर 3 लेयर थी, उसी तरह वेन के अंदर भी 3 लेयर होती है, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटीमा एंड ट्यूनिका एडवेंसिया। तो ये तीनों लेयर वेन्स के अंदर भी पाई जाती है। और जो वेन की स्मॉलेस्ट ब्रांच होती है, छोटी ब्रांच होती है, उनको वेन्यूल्स कहते हैं। इसी तरह ब्लड वेसल्स के अंदर एक और पढ़ी जाती है कैपिलरी। कैपिलरी मीन्स स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। कैपिलरी सबसे छोटी ब्लड वेसल्स होती है और ये एंडोथेलियम की सिंगल लेयर से बनी हुई रहती है। तो इस तरह से हम फ्लो चार्ट के थ्रू देखते हैं कि ब्लड कैसे किधर जाता है। तो सबसे पहले मान लो देखें हम हार्ट से स्टार्ट करें, तो हार्ट के बाद आर्टरीज, जो क्या करती है, हार्ट से ब्लड को लेके जाती है पूरी बॉडी तक। और आर्टरी की स्मॉलेस्ट ब्रांचेज होती है आर्टेरियोल्स। देन सबसे स्मॉलेस्ट जो ब्लड वेसल होती है कैपिलरी। कैपिलरी सेल्स के अंदर पाई जाती है। और यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सेल को सप्लाई होता है, यहाँ पर गैस एक्सचेंज होता है। देन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्यूल्स, और वेन्यूल से वेन, देन हार्ट तक सप्लाई होता है वापस। इसके बाद जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर फर्स्ट हम अपन ने डिस्कस किया ब्लड वेसल्स के बारे में। सेकंड हम बात करते हैं हार्ट के बारे में। हार्ट अपनी बॉडी का एक वाइटल ऑर्गन है जो एक पंपिंग मशीन की तरह एक्ट करने का काम करता है, यानी कि ये ब्लड को पंप करने का काम करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं हार्ट की पोजीशन के बारे में। हार्ट एक होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है, यानी मसल से बना हुआ एक ऑर्गन होता है। और ये थोरासिक कैविटी के अंदर, जो अपनी थोरासिक कैविटी होती है, उस कैविटी के अंदर दोनों लंग्स के बीच में मिडल मीडियास्टिनम, दोनों लंग्स के बीच में और स्टर्नम के पीछे की ओर एक जगह होती है जिसको कहा जाता है मिडल मीडियास्टिनम। जैसा कि आप इस स्ट्रक्चर के अंदर देख रहे हो, ये वाली जगह मिडल मीडियास्टिनम यहाँ पर पाया जाता है। और नॉर्मल थोड़ा सा ओब्लिकली होता है, थोड़ा सा तिरछा रहता है। देन शेप की बात करें तो हार्ट का जो शेप होता है वो कोनिकल शेप होता है, यानी कौन शेप का होता है। और इसका वेट होता है 225 ग्राम्स इन फीमेल्स एंड 310 ग्राम इन मेल्स, यानी 225 ग्राम का होता है फीमेल्स के अंदर और 310 ग्राम का होता है मेल्स के अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं हार्ट के स्ट्रक्चर की। जब हार्ट के स्ट्रक्चर की स्टडी की जाए तो इसके अंदर 3 लेयर्स प्रेजेंट होती है। जो सबसे बाहर की लेयर होती है हार्ट की उसको कहा जाता है पेरिकार्डियम। देन मिडल लेयर को मायोकार्डियम और अंदर की लेयर को एंडोकार्डियम। सबसे पहले बात करते हैं हम इसकी आउटर लेयर की, सबसे बाहर की लेयर जिसको पेरिकार्डियम के नाम से जाना जाता है। इस पेरिकार्डियम के अंदर फर्दर 2 लेयर होती है। जो सबसे बाहर की होती है
आउटर लेयर वो बनी हुई रहती है फाइब्रस टिश्यू की, जिसको कहा जाता है फाइब्रस पेरिकार्डियम। जैसा कि आप इस स्ट्रक्चर के अंदर देख रहे हो, ये हार्ट की ये जो है वो बाहर की लेयर है, इसको कहते हैं आउटर लेयर को पेरिकार्डियम। और पेरिकार्डियम के अंदर भी ये आउटर फाइब्रस पेरिकार्डियम जो फाइब्रस टिश्यू की बनी हुई रहती है। देन जो पेरिकार्डियम की इनर लेयर होती है, ये वाली लेयर, इसको कहा जाता है सीरस पेरिकार्डियम, यानी कि ये सीरस मेम्ब्रेन की बनी हुई रहती है। और सीरस मेम्ब्रेन की भी 2 लेयर से बनी हुई रहती है। जो सीरस मेम्ब्रेन की आउटर लेयर होती है उसको कहा जाता है पेराइटल पेरिकार्डियम। जैसा कि आप इस स्ट्रक्चर के अंदर देख रहे हो, ये जो आपको पिंक कलर की दिख रही है ये है पेराइटल पेरिकार्डियम। और जो अंदर की होती है उसको कहा जाता है विसरल पेरिकार्डियम, विसरल पेरिकार्डियम। और इन दोनों के बीच का जो स्पेस होता है, पेराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम के बीच का जो स्पेस होता है उसको कहा जाता है पेरिकार्डियल कैविटी या पेरिकार्डियल सेक के नाम से जाना जाता है। ये वाला जो स्पेस है उसको पेरिकार्डियल कैविटी या पेरिकार्डियल सेक के नाम से जाना जाता है। और इस सेक के अंदर एक स्मॉल अमाउंट के अंदर सीरस फ्लूइड पाया जाता है, अबाउट 50 ml के आसपास सीरस फ्लूइड पाया जाता है। और ये फ्लूइड लुब्रिकेशन का काम करता है, यानी इन पेराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम के बीच में फ्रिक्शन को कम करने का काम करता है। देन बात करते हैं हम मिडल लेयर की, जिसको कहा जाता है मायोकार्डियम। और ये जो मायोकार्डियम होती है वो कार्डियक मसल से बनी हुई रहती है, जो कि इनवॉलेंट्री मसल्स है। और जो इनर लेयर होती है सबसे अंदर की लेयर, उसको कहा जाता है एंडोकार्डियम, जो एंडोथेलियल सेल से बनी हुई रहती है। देन हम बात करते हैं इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की। ये तो हो गया बाहर का स्ट्रक्चर, हार्ट की जो लेयर होती है उनके बारे में। अब हम इंटरनल व्यू देखें हार्ट का, तो उसके अंदर क्या क्या और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम चैम्बर की। जब हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसके अंदर 4 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। जो 4 चैम्बर होते हैं, 2 चैम्बर राइट साइड में और 2 चैम्बर लेफ्ट साइड में। और जो ऊपर के 2 चैम्बर होते हैं उनको कहा जाता है एट्रियम, और नीचे के जो 2 चैम्बर हैं उनको कहा जाता है वेंट्रिकल्स। तो सबसे फर्स्ट चैम्बर हो गया राइट एट्रियम, देन राइट वेंट्रिकल, देन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, ये दोनों राइट साइड के, और लेफ्ट साइड में भी लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चैम्बर होता है, एनाटोमिकल व्यू से देखें या फिजियोलॉजिकल व्यू से देखें, वो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल कॉनिकल शेप का स्ट्रक्चर होता है और हार्ट का लार्जेस्ट चैम्बर होता है। अगर आपको पूछा जाए कि हार्ट का लार्जेस्ट चैम्बर कौन सा होता है, तो लार्जेस्ट चैम्बर होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। और इस लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर मैक्सिमम प्रेशर होता है 100 to 140 mm ऑफ Hg। अगर पूछा जाए कि हार्ट के कौन से सा चैम्बर लार्जेस्ट होता है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। और अगर आपको पूछा जाए कि मैक्सिमम प्रेशर किसके अंदर, कौन से चैम्बर के अंदर होता है, तो हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर मैक्सिमम प्रेशर होता है 100 to 140 mm ऑफ Hg। इसी तरह हार्ट के अंदर 4 वाल्व भी होते हैं। जैसे 4 चैम्बर थे तो उन चैम्बर्स को कनेक्ट करने के लिए वाल्व होते हैं। फर्स्ट वाल्व होता है राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, यानी कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व होता है, जैसा कि आप इस स्ट्रक्चर के अंदर देख रहे हो, ये वाला वाल्व ये है राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। और इसके स्ट्रक्चर को देखें तो ये 3 कस्पिड से मिलके बना हुआ रहता है, इसलिए इसको कहा जाता है ट्राइकस्पिड वाल्व। राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व को ट्राइकस्पिड वाल्व के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व हार्ट का लार्जेस्ट वाल्व होता है। सेकंड है लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, यानी कि जो लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है उसको कहा जाता है लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। और इसके स्ट्रक्चर के अंदर 2 कस्पिड होते हैं, 2 कस्पिड पाए जाते हैं, इसलिए इसको बाइकस्पिड वाल्व के नाम से भी जानते हैं। देन इसका एक नाम और है मिट्रल वाल्व। इस लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व को मिट्रल वाल्व के नाम से भी जाना जाता है। देन मोस्ट कॉमन फॉल्टी वाल्व,
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हार्ट का मोस्ट कॉमन फॉल्टी वाल्व कौन सा होता है। सबसे ज़्यादा फॉल्ट होने की जो पॉसिबिलिटीज़ रहती है वो रहती है मिट्रल वाल्व के अंदर या लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व के अंदर, इसलिए इसको हार्ट का मोस्ट कॉमन फॉल्टी वाल्व भी कहा जाता है। इसके अलावा दो वाल्व और होते हैं जिनको कहा जाता है सेमिल्यूनार वाल्व। सेमिल्यूनार वाल्व जिसके अंदर फर्स्ट वन आता है पल्मोनरी वाल्व जो सबसे स्मॉलेस्ट वाल्व होता है, और दूसरा आयोटिक वाल्व। ये वाला जो आप देख रहे हो वो है पल्मोनरी वाल्व, और जहाँ पर अयोटा की ओपनिंग होती है वो आयोटिक वाल्व। तो ये दो वाल्व होते हैं जिनको सेमिल्यूनार वाल्व के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह से हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं एंड 4 वाल्व होते हैं। राइट एंड एट्रियोवेंट्रिकुलर अदरवाइज ट्राइकस्पिड, लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर अदरवाइज बाइकस्पिड, देन पल्मोनरी वाल्व एंड आयोटिक वाल्व। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बाय हार्ट। जैसा कि हमने पढ़ा कि हार्ट एक पंपिंग मशीन की तरह काम करता है जो ब्लड को पंप करने का काम करता है। तो जब इसकी पंपिंग की मैकेनिज्म को हम देखें कि हार्ट कैसे पंप करता है, तो यहाँ पर हार्ट के अंदर 2 टाइप का पंपिंग सिस्टम देखने को मिलेगा अपने को, जिनको हम नाम देते हैं, फर्स्ट कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सेकंड कहा जाता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी मीन्स लंग्स से रिलेटेड और सिस्टेमिक मीन्स जनरल बॉडी से रिलेटेड या अदर सिस्टम से रिलेटेड। तो जब हम फ्लो ऑफ ब्लड की बात करें तो जो हार्ट का सबसे ऊपर का चैम्बर होता है जिसको हम राइट एट्रियम कहते हैं, ये वाला चैम्बर जिसको हम राइट एट्रियम कहते हैं, ये क्या करता है, बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करने का काम करता है। यानी कि सुपीरियर वेना कावा एंड इन्फीरियर वेना कावा बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है राइट एट्रियम में। देन राइट एट्रियम से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्राइकस्पिड वाल्व से होता हुआ आता है लेफ्ट राइट वेंट्रिकल के अंदर। राइट एट्रियम के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया सुपीरियर वेना कावा एंड इन्फीरियर वेना कावा के द्वारा। देन ये राइट एट्रियम से ब्लड गया राइट वेंट्रिकल के अंदर, और राइट वेंट्रिकल इस ब्लड को पंप करता है पल्मोनरी आर्टरी में। राइट वेंट्रिकल के द्वारा ये ब्लड पंप किया जाता है पल्मोनरी आर्टरी में, और पल्मोनरी आर्टरी से ये ब्लड जाता है लंग्स को। पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा ये ब्लड सप्लाई किया जाता है लंग्स को। ये जो हार्ट का जो राइट साइड का चैम्बर होता है वो हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कंटेन करता है। देन लंग्स के अंदर इस ब्लड का होगा प्यूरिफिकेशन, यानी ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से पल्मोनरी वेन के द्वारा वापस आएगा हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में, हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में। तो ये जो सर्कुलेशन था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का लंग्स के अंदर जाना पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा, और लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड का वापस पल्मोनरी वेन के द्वारा लेफ्ट एट्रियम के अंदर आना, ये कहलाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। दूसरा है अपने सिस्टमिक सर्कुलेशन। जैसे ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम के अंदर आया, लेफ्ट एट्रियम से ये ब्लड आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड पंप किया जाएगा अयोटा के अंदर। लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड पंप किया जाएगा अयोटा के अंदर, और अयोटा आगे सप्लाई करेगा बॉडी को। अयोटा के द्वारा ये ब्लड सप्लाई किया जाएगा बॉडी को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वापस बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा के द्वारा आएगा राइट एट्रियम में। तो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी को सप्लाई करने का सर्कुलेशन था इसको कहा जाता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो इस तरह से 2 टाइप का सर्कुलेशन देखने को मिलता है अपने को, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन। ये दोनों साथ साथ चलते हैं। जब लेफ्ट हार्ट का सबसे पहले एट्रियम कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं, देन जब वेंट्रिकल क्लोज कॉन्स्ट्रिक्ट होंगे तो राइट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करेगा हार्ट लंग्स के अंदर, और लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करेगा अयोटा के अंदर। तो इस तरह से एक साथ सिस्टमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन दोनों साथ साथ काम करते हैं। सबसे पहले हम बात करें पल्मोनरी सर्कुलेशन। द राइट साइड ऑफ द हार्ट पंप्स ब्लड टू द लंग्स। हार्ट का जो राइट साइड का पोर्शन है, जो राइट वेंट्रिकल है, वो ब्लड को लंग्स के अंदर पंप करता है,
और लंग्स के अंदर क्या होता है, गैस एक्सचेंज होता है, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेट हो जाता है, और ऑक्सीजनेटेड होने के बाद ये वापस पल्मोनरी वेन के द्वारा राइट एट्रियम के अंदर, सॉरी लेफ्ट एट्रियम के अंदर आ जाता है, तो इसको कहा जाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। दूसरा है सिस्टमिक सर्कुलेशन, यानी द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट पंप्स ब्लड इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन विच सप्लाई द रेस्ट ऑफ द बॉडी, यानी जो हार्ट का लेफ्ट साइड का पोर्शन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करने का काम करता है, पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करने का काम करता है। तो ये जो सर्कुलेशन होगा उसको कहा जाएगा सिस्टमिक सर्कुलेशन। देन हम बात करते हैं कि हार्ट की जो मिडल लेयर है, या हार्ट को खुद को ब्लड सप्लाई कैसे होती है, कौन सी आर्टरी होती है जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करने का काम करती है। तो जो आर्टरी हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है उसको कहा जाता है कोरोनरी आर्टरी। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कोरोनरी आर्टरी अदरवाइज ब्लड सप्लाई टू द हार्ट। तो हार्ट को जो ब्लड सप्लाई की जाती है वो कोरोनरी आर्टरी के द्वारा की जाती है, और कोरोनरी आर्टरी अयोटा की ब्रांच होती है। दे अराइज फ्रॉम द अयोटा जस्ट अबव द लेवल ऑफ द अयोटिक वाल्व, यानी अयोटिक वाल्व के जस्ट थोड़ा ऊपर की ओर अयोटा से ब्रांच निकलती है जिसको कहा जाता है कोरोनरी आर्टरी, और ये मायोकार्डियम को ब्लड सप्लाई करने का काम करती है। कोरोनरी आर्टरी का स्ट्रक्चर देखें तो इसकी दो ब्रांच होती है, एक होती है राइट कोरोनरी आर्टरी, दूसरी होती है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। राइट कोरोनरी आर्टरी की बात करें तो इट सप्लाइज टू द राइट एट्रियम एंड वेंट्रिकल। राइट कोरोनरी आर्टरी राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल को ब्लड सप्लाई करने का काम करती है। देन द इन्फीरियर पोर्शन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल के भी इन्फीरियर पोर्शन को, देन पोस्टीरियर सेप्टल वाल को, एंड ऐसे नोड एंड एवी नोड को ब्लड सप्लाई राइट कोरोनरी आर्टरी के द्वारा की जाती है। देन जो कोरोनरी आर्टरी की लेफ्ट ब्रांच होती है उसको कहा जाता है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। इसकी टू ब्रांचेज होती है फर्दर, एक होती है लेफ्ट एंटेरियर डिसेंडिंग आर्टरी, जिसको LAD के नाम से हम जानते हैं, लेफ्ट एंटेरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ये जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच होती है इट सप्लाइज ब्लड टू द एंटेरियर वाल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल के एंटेरियर वाल को, द एंटेरियर वेंट्रिकुलर सेप्टम एंड द अपेक्स ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। इन पोर्शन को जो ब्लड सप्लाई होती है वो LAD के द्वारा की जाती है। देन लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की नेक्स्ट ब्रांच होती है सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। सर्कमफ्लेक्स आर्टरी सप्लाइज ब्लड टू द लेफ्ट एट्रियम एंड द लेटरल एंड पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल्स, यानी लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल का जो लेटरल एंड पोस्टीरियर सरफेस होती है उसको ब्लड सप्लाई सर्कमफ्लेक्स आर्टरी के द्वारा की जाती है। इन ब्रांचेज के अलावा भी कुछ स्मॉलेस्ट ब्रांचेज और होती है कोरोनरी आर्टरी की, जिनको हम मार्जिनल आर्टरी, सेप्टल परफोरेटर एंड डायगोनल्स आर्टरी के नाम से जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट। द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट कंसिस्ट ऑफ कार्डियक मसल सेल एंड कंडक्टिंग फाइबर्स, यानी जो हार्ट का कंडक्टिंग सिस्टम होता है वो कार्डियक मसल सेल से और कंडक्टिंग फाइबर से मिलके बना हुआ रहता है। ये क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट करता है कंडक्टिंग सिस्टम, और आगे उस जनरेट करने के बाद उस इम्पल्स को कंडक्ट करने का, आगे ट्रांसफ़र करने का काम करता है, जिसकी वजह से हार्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होते हैं और हार्ट ब्लड को आगे पंप कर पाता है। द initiate the normal cardiac cycle and coordinate the contraction of cardiac chambers, यानी जो ये कंडक्टिंग सिस्टम होता है ये क्या करता है, हार्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, और कॉन्ट्रैक्शन करवा कर कार्डियक साइकिल को रेगुलेट करने का, मेंटेन करने का काम करता है। यानी कि ये कोऑर्डिनेशन के अंदर करवाता है। सबसे पहले दोनों एट्रियम को कॉन्स्ट्रिक्ट करवाएगा, फिर दोनों वेंट्रिकल को कॉन्स्ट्रिक्ट करवाएगा, उसके बाद पूरे हार्ट को रिलैक्स करवाएगा, यानी कोऑर्डिनेशन के अंदर ये सारी मैकेनिज्म करवाने का काम कंडक्टिंग सिस्टम के द्वारा करवाया जाता है। देन द कंडक्टिंग सिस्टम प्रोवाइड्स द हार्ट्स इस्ट ऑटोमेटिक रिदमिक बीट, यानी ये ऑटोमेटिक
काम करता रहता है कंडक्टिंग सिस्टम एंड रिदमिक मैनर के अंदर। जैसे कि अगर किसी पर्सन का हार्ट 1 मिनट में 72 टाइम्स बीट कर रहा है, किसी का 80 टाइम बीट्स कर रहा है, किसी का 82 बीट्स पर मिनट के हिसाब से बीट कर रहा है, तो इस रिदम को मेंटेन करने का भी काम कंडक्टिंग सिस्टम के द्वारा ही किया जाता है। जब इस कंडक्टिंग सिस्टम के बारे में हम डिटेल से स्टडी करते हैं तो इसके अंदर 4 एलिमेंट्स अपने को देखने को मिलेंगे। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है एसे नोड या साइनोएट्रियल नोड। साइनोएट्रियल नोड या ऐसे नोड को हार्ट का पेस मेकर भी कहा जाता है, क्योंकि ये ऐसे नोड ही इम्पल्स को जनरेट करने का और कंडक्ट करने का काम करती है। यानी हार्ट के अंदर जो कंडक्टिंग सिस्टम के अंदर जो इम्पल्स जनरेट होते हैं वो सबसे पहले ऐसे नोड से स्टार्ट होंगे। ऐसे नोड ही है जो इम्पल्स को जनरेट करने का काम करती है, इसलिए इसको हार्ट का पेस मेकर या हार्ट ऑफ द हार्ट के नाम से हम जानते हैं। इट इज लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ सुपीरियर वेना कावा एंड द राइट एट्रियम। यानी राइट एट्रियम के अंदर जो सुपीरियर वेना कावा की ओपनिंग होती है उसी के जस्ट पास में ऐसे नोड सिचुएटेड रहती है। देन ऐसे नोड जनरली 60 to 100 इम्पल्स पर मिनट के हिसाब से जनरेट करती है। यानी 1 मिनट के अंदर ऐसे नोड के द्वारा 60 से 100 इम्पल्स जनरेट किए जाते हैं। देन इसका जो कंट्रोल होता है ऐसे नोड का वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा किया जाता है। यानी अगर इसके इम्पल्स को बढ़ाना है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बढ़ाएगा, और ऐसे नोड के इम्पल्स को कम करना है, डिक्रीज करना है, तो वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा किया जाएगा। देन जो सेकंड एलिमेंट होता है वो होता है एवी नोड या एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। इट्स लोकेटेड इन द लोअर एस्पेक्ट ऑफ द एट्रियल सेप्टम। जो एट्रियल सेप्टम होता है, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम को डिवाइड करने वाला सेप्टम होता है, उसके लोअर पार्ट के अंदर ये एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड सिचुएटेड रहती है। ये क्या करती है, ऐसे नोड ने जो इम्पल्स जनरेट करके आगे की ओर कंडक्ट किए उन इम्पल्स को रिसीव करती है, यानी रिसीव इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रॉम द ऐसे नोड। देन इफ द ऐसे नोड फेल्स, अगर ऐसे नोड फेल हो जाती है तो एवी नोड भी इम्पल्स को खुद जनरेट कर सकती है। सिर्फ उस सिचुएशन में जब ऐसे नोड फेल हो जाती है उस सिचुएशन में एवी नोड इम्पल्स को जनरेट कर सकती है और कंडक्ट कर सकती है, बट इसकी जो रेट रहेगी वो होती है 40 to 60 बीट पर मिनट। देन जो नेक्स्ट एलिमेंट होता है वो होता है बंडल ऑफ हिंज। ए कंटिन्यूएशन ऑफ एवी नोड लोकेटेड एट द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। यानी जो दोनों वेंट्रिकल को डिवाइड करने वाला सेप्टम होता है, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को, उस सेप्टम के अंदर बंडल ऑफ हिंज सिचुएटेड रहते हैं। देन इट ब्रांचेज इनटू द राइट बंडल ब्रांच विच एक्सटेंड डाउन टू द राइट साइड ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम एंड द लेफ्ट बंडल ब्रांच। यानी कि ये जो बंडल्स ऑफ हिंज होते हैं इसकी 2 ब्रांच होती है, राइट ब्रांच एंड लेफ्ट ब्रांच। जो राइट ब्रांच होती है वो जो हार्ट का राइट का लोअर पोर्शन होता है उसके अंदर, और जो लेफ्ट ब्रांच होती है वो लेफ्ट लोअर पोर्शन के अंदर इम्पल्स को कंडक्ट करने का काम करती है। देन आगे जाके ये जो ब्रांचेज होती है वो परकिंजे फाइबर के अंदर चेंज हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं परकिंजे फाइबर्स। परकिंजे फाइबर्स आर ए डिफ्यूज नेटवर्क ऑफ कंडक्टिंग स्ट्रैंड लोकेटेड बिनेंथ द वेंट्रिकुलर एंडोकार्डियम। यानी वेंट्रिकल्स की जो एंडोकार्डियम होती है उसके अंदर परकिंजे फाइबर्स पाए जाते हैं। देज फाइबर्स स्प्रेड द वेव ऑफ डीपोलराइजेशन थ्रू द वेंट्रिकल्स। यानी आगे जो इम्पल्स है उनको कंडक्शन करवाने का, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन करवाने का काम करते हैं। देन अगर ऐसे नोड और एवी नोड भी फेल हो जाए तो परकिंजे फाइबर इम्पल्स को कंडक्ट करने का काम, जनरेट करने का भी काम कर सकते हैं, लेकिन इसकी रेट रहेगी 20 to 40 बीट्स पर मिनट। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल चेंजेज इन हार्ट। हार्ट के अंदर जैसा कि अपन ने अभी पढ़ा कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होते हैं और कंडक्ट होते हैं,
और यही इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हार्ट को कॉन्स्ट्रिक्ट करवाने का एंड रिलैक्स करवाने का काम करते हैं, यानी कि हार्ट से ब्लड को पंप करवाने का काम करते हैं। देन हार्ट के अंदर ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होते हैं और कंडक्ट होते हैं, उनके जनरेट और कंडक्ट होने की मैकेनिज्म को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, देख सकते हैं, और उस रिकॉर्डिंग को कहते हैं ईसीजी या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। द बॉडी टिश्यू एंड फ्लूइड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेल, यानी हम अपनी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड होता है और टिश्यू होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। देन सो द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द हार्ट कैन बी रिकॉर्डेड ऑन द स्किन सरफेस यूजिंग इलेक्ट्रोड। तो हार्ट के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है वो स्किन सरफेस के द्वारा हम इलेक्ट्रोड कनेक्ट करके रिकॉर्ड कर सकते हैं, और इसी रिकॉर्डिंग को कहा जाता है ईसीजी या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिसको आगे हम जब डायग्नोस्टिक प्रोसीजर के बारे में डिस्कस करेंगे तब डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं हार्ट रेट। हार्ट रेट इज द स्पीड ऑफ द हार्ट बीट मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट पर मिनट। यानी कि हार्ट के अंदर 1 मिनट के अंदर हार्ट के अंदर कितनी बार कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, या हार्ट 1 मिनट में कितनी बार बीट करता है, उसको कहा जाता है हार्ट रेट या हार्ट बीट। द फास्टर द हार्ट रेट द लेस टाइम द हार्ट हैज फॉर फिलिंग एंड द कार्डियक आउटपुट डिक्रीज। अगर किसी की हार्ट रेट बढ़ी हुई रहती है, नॉर्मल से ज़्यादा है, तो हार्ट को फिलअप होने में, ब्लड से फिल होने में टाइम नहीं मिल पाएगा, और जो आगे की ओर ब्लड सप्लाई हो रही है वो डिक्रीज हो जाएगी। यानी कि अगर हार्ट रेट बढ़ेगी तो हार्ट के अंदर प्रॉपर ब्लड नहीं आ पाएगा और कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा। द नॉर्मल साइनस हार्ट रेट इज 60 to 100 बीट्स पर मिनट। यानी कि जो नॉर्मल हार्ट रेट होती है वो 60 to 100 बीट्स पर मिनट होती है। अगर ये हार्ट रेट 100 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा हो जाए तो उस कंडीशन को कहा जाता है साइनस टैकीकार्डिया, एंड अगर ये हार्ट बीट 60 बीट्स पर मिनट से कम हो जाए तो उस कंडीशन को कहा जाएगा साइनस ब्रेडिकार्डिया। देन कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो हार्ट रेट को अफेक्ट कर सकते हैं, हार्ट रेट के अंदर चेंजेस ला सकते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। यानी ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये क्या करते हैं, हार्ट रेट को रेगुलेट करने का काम करते हैं, और ये सिस्टम हार्ट रेट को अफेक्ट करने का भी काम करते हैं। देन सर्कुलेटिंग केमिकल्स, यानी कुछ केमिकल सब्सटेंस जो ब्लड के अंदर सर्कुलेट करते रहते हैं, जैसे एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, या अदर जो हार्मोन है एड्रिनल कोर्टेक्स, एड्रिनल मेडुला से रिलीज होने वाले हार्मोन, ये हार्मोन भी हार्ट रेट को अफेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा पर्सन की पोजीशन, एक्सरसाइज, उसकी इमोशनल स्टेट्स, उसका जेंडर, टेम्परेचर आदि भी हार्ट रेट को अफेक्ट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्डियक साइकिल। एट रेस्ट द हेल्थी adult heart is likely to beat at a rate of 60 to 80 beats per minute. During each heartbeat, a cardiac cycle, the heart contracts and then relax. यानी कि जब हार्ट एक बार बीट करता है तो एक बीट के दौरान हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है एंड रिलैक्स होता है। जो कॉन्ट्रैक्ट होने की इवेंट है उसको कहा जाता है सिस्टोल, एंड जो रिलैक्स होने की इवेंट है उसको कहा जाता है डायस्टोल। तो जब हार्ट एक बार कॉन्ट्रैक्ट होगा तो 2 इवेंट्स देखने को मिलेगी, सिस्टोल भी देखने को मिलेगा और डायस्टोल भी देखने को मिलेगा। तो इन दोनों इवेंट्स को कहा जाता है कार्डियक साइकिल। एवरेज हम माने कि अगर किसी पर्सन की हार्ट बीट 72 बीट्स पर मिनट है, 72 बीट्स पर मिनट है, तो एक बीट के लिए जो एवरेज टाइम ड्यूरेशन होगी वो लगेगी 0.8 सेकेंड। यानी कि अगर हार्ट 0.8 सेकेंड में एक बार कॉन्ट्रैक्ट होगा और रिलैक्स होगा तो इस तरह से 1 मिनट के अंदर 72 टाइम हार्ट बीट करेगा, यानी कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स हो पाएगा।
तो इस जो 0.8 सेकेंड का टाइम है जिसको हम एक कार्डियक साइकिल कहते हैं, इसको देखा जाए तो इसके अंदर 3 स्टेप्स आएगी। सबसे पहले एट्रियल सिस्टोल, यानी सबसे पहले क्या होता है, एट्रियम कॉन्स्ट्रिक्ट होंगे, और एट्रियम कॉन्स्ट्रिक्ट होने के अंदर जो टाइम लगेगा वो होता है 0.1 सेकेंड। देन एट्रियम कॉन्स्ट्रिक्ट होने के बाद इम्पल्स आगे की ओर कंडक्ट होंगे। देन वेंट्रिकल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होंगे जिसको कहा जाता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और इसके अंदर जो टाइम लगेगा वो होगा 0.3 सेकेंड। एट्रियल सिस्टोल हो गया, वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो गया, उसके बाद क्या होगा, हार्ट पूरा रिलैक्स होगा, यानी एट्रियम और वेंट्रिकल्स चारों चैम्बर एक साथ रिलैक्स होंगे, जिसको कहा जाता है कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल, यानी एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स रिलैक्स होंगे, और इसके अंदर जो टाइम लगेगा वो होता है 0.4 सेकेंड। तो इस तरह से एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल और कंप्लीट डायस्टोल, इन तीनों इवेंट्स के अंदर जो टाइम लगता है वो होता है 0.8 सेकेंड, और इसी को कहा जाता है एक कार्डियक साइकिल। तो ये था अपना आज की क्लास का टॉपिक। नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आज की क्लास से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।